क्योंकि अभी देखिएगा जहां तहां ये हमारा नेपाल का जो षड्यंत्र ब्राह्मणमय हो चुका है, अखबार में देखिए। लेकिन ये क्षणिक है, इन लोगों को याद रखना चाहिए, ये कुछ दिन के लिए है। मतलब जो बोलते हैं ना, जब डूबता है कोई व्यक्ति तो वो 3 बार बहुत जोर उछलता है। तो ये दृश्य मैं देख रहा हूं, ब्राह्मणों ने जो काम किया, इन्होंने क्या सोचा, 17,000 लोगों को मराने के लिए इन लोगों ने एक आपको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय, ये प्रोडक्ट है। और मैं तो कहता हूं क्या, इन लोगों को व्यापारी बोलता हूं। नेपाल में ब्राह्मण लोग क्या है, राजनीति के व्यापारी है, राजनीति इन लोगों का पेशा है। तो इन लोगों ने व्यापार करने पर, अब तो क्या बोलते हैं, कांग्रेस प्रजातांत्रिक समाजवाद का दुकान हमारे सुशील कोइराला जी खोल करके जनजातीय आदिवासी का वोट बैंक ले रहे थे। बहुदलीय जनवाद का हमारे झलनाथ खनाल जी वगैरह ले रहे थे। तो इन लोगों को कोई मिला नहीं प्रोडक्ट। तो इन लोगों ने क्या देखा, भाई जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, वर्गीय प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होगा। वास्तव में प्रोडक्ट ने काम किया, लेकिन इन लोगों का भीतरी मनसा क्या था, ब्राह्मणवाद। और अभी क्या देखिएगा, राजतंत्र का अंत हो गया, प्रजातंत्र आ गए। मेरे दृष्टिकोण से मैं क्या देख रहा हूं, ब्राह्मणवाद का पदार्पण हुआ है, लेकिन ये क्षणिक है, क्योंकि अब इनकी सारी सच्चाइयों से लोग अवगत हो गए। बिल्कुल पर्दाफाश हो गया, दक्षिण से उत्तर तक जी। आपको क्या लगता है? अब एक बात बताइए, ये मंगसिर के चुनाव की बात कर रहे हैं, मंगसिर में चुनाव कराएंगे 7 मंगसिर को। इसके पहले आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान उठ सकता है? देखिए, तूफान के बारे में बता दूं। आपने अभी कहा ना कि ये शांति जो है वो बहुत बड़ी आंधी के पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इस शांति को मैं उसी दृष्टिकोण में मैं देख रहा हूं। अब ये जो विस्फोट कहां से होगा, ये जो मान लीजिए, ये जो आग की लपट कहां से उठेगी, अभी मैं बता नहीं सकता। यदि तुरंत इसका संबोधन होता है तो कुछ राहत के हमने संभावना देखते हो। लेकिन यदि आप चुनाव की जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए इन लोग चुनाव होता है, अभी तो क्या है, देखिए अभी भी इन लोगों को चेतना क्या नहीं है। जो एक बात उठ रहा है ना कि गोलमेज सम्मेलन द्वारा सर्वजातीय सर्वपक्षीय एक सरकार बने, इन लोग अभी भी क्या सोच रहे हैं, मतलब फिर माहौल बने। अब यहाँ पालो हो रहा है, जैसे मान लीजिए अब खड़गोली को नहीं मिला है, आपको क्या नाम है, ये रामचंद्र पौडेल को नहीं मिला है। अब इन लोगों की खानापूर्ति की बात हो रही है। यहाँ पर ये देश में जो इतना विशाल एक कोहराम मचा हुआ है, भीतर एकदम आग धक रही है, उसके बारे में इन लोगों को तनिक भी चिंतन नहीं। सीधा है कि तुम लोग 2 बार बन गए, एक बार हमको बनाओ। चिंता तो वो है, चिंता वो थोड़ी है कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और खाना नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चावल नहीं मिल रहा है, महंगा हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है, अच्छा इस सारे माहौल में बताइए तटस्थ रूप से, अब भारत में पढ़े लिखे हैं, भारत का भी माहौल आपको मालूम है, मुझसे ज़्यादा मालूम है, तटस्थ भाव से कहिए, बोलिए, एक शुद्ध नेपाली नागरिक के रूप में और शुद्ध भारत हितैषी के रूप में बोलिए, भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब मैं भारत के बारे में मैं आपको शुद्ध के बारे में बोलूंगा। देखिए क्या होनी चाहिए। भारत से मैं बहुत रुष्ट हूँ। ये तो सामान्य बात है। मैं बता नहीं, ये आप नई बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों रुष्ट हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक बात जान लीजिए, भारत को जो करना चाहिए था, भारत द्वारा जो होना चाहिए था, वहां पर भी मैंने क्या देखा कि कुछ चूक हो गई है। जबकि भारत इतने नजदीक से नेपाल को देख सकता है। देखिए अद्भुत है। मैं देखता हूं कि भारत के दृष्टिकोण में नेपाल के नागरिक कौन है, कौन है नेपाल में किसका हित करने पर नेपाल का हित होगा, तो उनके दृष्टिकोण में 2 है। एक मैं वही कहा, तराई के अभिजात्य वर्ग और पहाड़ के अभिजात्य वर्ग। अच्छा। जो वर्ग जिन्होंने नेपाल के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, जनजातीय आदिवासी, जान दिया, इवन कारगिल युद्ध तक। आपको मैं 1947 की बात बता सकता हूं, जब ये विभाजन हो रहा था। एक हमारे मित्र ने कहा कि पठान रेजिमेंट जो थी, उन लोगों ने हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया। गोरखा रेजिमेंटों ने हिंदू की सुरक्षा के लिए उन लोगों से युद्ध किया। देखिए दिलो जान से लड़ने वाले जनजाति आदिवासी जिन्होंने भारत के लिए अभी तक कर रहे हैं,
उनके बारे में उनको सुध तक नहीं है। आप मैं बहुत बड़ा, मैंने कुछ लोगों से इस बात को भी जिक्र किया था मैंने। आप जो छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं भारत सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने, यहाँ के जनजाति आदि जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है, उनको आपने दिया है? तथ्यांक निकाल के आप देखिए, आपका दिमाग खुलस्त हो जाएगा। यहां पर जो भी आप जो योजनाएं लाते हैं, कहां पर लाते हैं? जहां जहां ब्राह्मणों का निर्देशन होता है, जहां जहां ब्राह्मण मित्र लोग बोलते हैं, वहां ले जाते हैं आप उनके क्षेत्र में। जी। जो लोग सदा सहता सरल, जो लोग आपके प्रति समर्पित, मैं बहुत से गोरखा आर्मी के लोगों से मैं बातचीत करता हूं, मैं कहता हूं मान लो भारत से और नेपाल से युद्ध हो जाए तो तुम क्या करोगे? बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। तो क्या बोलते हैं ना, मैं अभी भारत का सिंदूर लगाया हुआ, पहले गोली मेरा भारत की तरफ से चलेगा। देखिए, इस तरह के डेडिकेटेड जनजाति आदिवासियों के प्रति भारतवर्ष ने, मैं कहूंगा, नील कुछ नहीं किया। इसीलिए मेरी रुष्टता क्या है? इस रुष्टता में भी एक प्रेम झलका लुका हुआ है, अपनापन है जी। हम अधिकार समझते हैं। आप एक बात बताइए ना, भारत से यहां पर लगभग 40 से 50%, उससे भी ज्यादा होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। लेकिन भारत के प्रति इतनी क्या बोलते हैं, एक विद्वेष क्यों? इसको तो मैं भारतवर्ष के बारे में, यस, मैं यही तो कहता हूं, इसको मैं भारतवर्ष की परराष्ट्र नीति की असफलता को मानता हूं। इस बारे में शायद संभवतः गहराई से विचार करना पड़ेगा भारत को। सब कुछ होते हुए देखिए, सांस्कृतिक समानता, खुला सीमाना, वर्षों का संबंध, आवागमन, वैवाहिक रोटी बेटी का संबंध, लेकिन फिर भी नेपाल, ये पाकिस्तान की बात होती, बांग्लादेश की बात होती। नेपाल माने, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। नेपाल भारत के खिलाफ है। पता नहीं क्यों मैंने कभी नहीं माना आता कि जो कुछ परसेंटेज 10-5% शासन चलाते हैं वो भारत को गाली देते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हैं। तो इसलिए 90% नेपाली जनता को भारत दुश्मन मान लिए तो हो नहीं सकता। कई लोग हमसे भी पूछते थे इतना सहयोग तो कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो मैंने कहा कि क्या 10% राजनीति करनी है, 90% को दुश्मन मान ले भारत? ये तो नहीं होगा। लेकिन ये आपका कहना सच है कि जो यहाँ शासन में बने हुए हैं, भारत की सारी कूटनीति उन्हीं के चारों ओर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा रुष्ट है, मैंने नहीं कहा कि दुश्मन है, रुष्ट है। मतलब मैं मित्र हूं, लेकिन आप मुझे मित्र नहीं समझते हैं। खासकर ये जो बलिदान देने वाले जनजाति आदिवासियों के बारे में मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं देखता हूं ना, छात्रवृत्ति उन्हीं को मिल रही है, सब कुछ उन्हीं को बुला कर किया जा रहा है। जो कल को आपके लिए खड़ा होगा, खड़ा हो रहा है। पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं? गोरखाओं को तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, उन लोगों को अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जो वचन दिया वो पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस विषय पर भारत सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। जो वर्ग जो असल मित्र है, वो वर्ग भारत खो रहा है। वर्तमान राजनीति की स्थिति में, संक्षेप में कहिए, वर्तमान राजनीति की स्थिति में अगले 5-6-7 महीने में भारत की भूमिका की, किस भूमिका की उम्मीद करते हैं? भारत की भूमिका के बारे में यही कहूंगा कि इस देश में अब भारत की भूमिका क्या की, वो जो पुराना जो इन लोगों का जो आपको परराष्ट्र नीति है, जो सोचने का तरीका है, उसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। यहां पर अब उनका ध्यान कहां होगा? जो व्यक्ति वास्तविक हकदार हैं, जिनकी स्तर उन्नति करने की जरूरत है, उनके प्रति ध्यान देना उनको बहुत जरूरी है। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। तभी ये भारत में, नेपाल में जो स्थिरता आने की बात आएगी तो स्थिर हो जाएगी नेपाल। एक बात बताइए, आप भारत की भूमिका की बात करते हैं। भारत थोड़ी सा एक शब्द कहीं से कुछ बोला तो सीधे नारा रहता है कि हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप है। बेचियो बेचियो बेचियो, सिक्किमीकरण गढ़, भूटानीकरण गढ़, ये नारा लगता है। आज तक तो यही देखता आ रहा हूँ। जबकि दूसरा उदाहरण भी है कि चीन से कई बार ऐसे
सवाल उठाए जाते हैं, बोल रिएक्शन दिया जाता है, उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलता है। बीपी कोइराला के समय में नेहरू जी ने शायद कहा पार्लियामेंट में कि नेपाल पर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बीपी कोइराला ने विरोध किया था। लेकिन चीन में कूटनीति से लेकर के आज तक जब कोई चीन जाता है तो कहता है कि चीन की इतने करोड़ जनता नेपाल के हर हालत में उसके साथ है, यदि उसके ऊपर कुछ हुआ तो चीन के बारे में कोई नहीं कुछ बोलता है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है। आपका क्या कहना है? भारत जब कभी कुछ बोलता है, भारत से तो बहुत नज़दीक का रिश्ता है, माओ से तुमने भी कहा था कि बना के रखिए, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि आप चीन से दोस्ती बना के रखिए, सभी कहते हैं। आपका क्या कहना है कि भारत यदि कुछ बोलता है या चीन बोलता है, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? देखिए, मैं दो सेंस में देखता हूँ। भारत के यदि सर्वोच्च पद के व्यक्ति कुछ बोलते हैं, उस पर हम लोग शायद संभवतः नेपाल के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उन लोग भारत का हस्तक्षेप नहीं कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि स्वाभाविक है, मेरा एक छिमेकी है, वहाँ पर कुछ उथल पुथल मचा है, तो निश्चय मुझे भी कुछ उसमें कुछ हस्तक्षेप का मतलब मैं कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। भाई आप झगड़ा मत करो, आप शांति बनाए रखो, जी इस तरह की बात है। तो यहाँ पर कुछ उसको हस्तक्षेप मैं नहीं मानता। लेकिन प्रश्न क्या है कि कुछ चीज में मैं खासकर भारत के राजनेताओं को एक चीज मैं मेरी तरफ से सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम जो भी प्रतिनिधि पात्र यहाँ पर आते हैं, मतलब जो भारत के राजदूत, भारतीय कूटनीतिक नियोग के लोग, कम से कम उनको एक चीज की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए कि कम से कम कूटनीतिक मर्यादा का पालन हो। यहां पर कुछ देखा गया, जैसे मान लीजिए जो भारतीय राजदूत वगैरह जो हैं, इससे क्या होता है कि हम छोटे हैं तो ठीक है भाई, हमको इतना अपमान करोगे। यहाँ की जनता भी ये भावना, मैं यहाँ के जनता की भावना प्रतिबिंबित कर रहा हूँ। हालांकि भारत से कोई क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप की बात कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे जो कूटनीतिक नियोग के जो व्यक्ति हैं, जिनके आचरण से ऐसा लगता है कि भारत का हस्तक्षेप हो गया, तो इसमें कम से कम जो भारत में जो भी राजदूत बन के जो आते हैं, तो उनको कम से कम वहां पर एक प्रकार का एक वर्कशॉप होना चाहिए। यहाँ के जो भारत के नेपाल के लोग की मानसिकता क्या है, उन लोग क्या सोचते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, बाबूराम भट्टराई जी को भेंट करने के जब गए तो हमारे जयंत प्रसाद जी, मेरे पास लोग चित्र भी है, ऐसे करके बैठे हुए थे। तो मैं कहता हूँ कि ये कूटनीतिक मर्यादा के विपरीत है। तो ऐसे छोटे मोटे बात, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उनको गलती हो गई हो, लेकिन ये छोटी मोटी बात भी पिंच करती है यहाँ की नेपाली जनता को, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूं, तो कम से कम छोटा भाई को भी सम्मान तो मिलना चाहिए। इसमें हस्तक्षेप कोई नहीं कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और नेपाल की जनता जब भारत के राजदूत पर जूता फेंकता है तो उसको क्या कहा जाए? वो तो गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वो उस पांव उठाने से ज्यादा उसको तो मैं देखिए, फिर वही बात है, ये किसने किया? आप देखिए, फिर गंभीरता से जाइएगा। यहाँ पर प्रश्न वही बाहुनवाद में जाता है। वही व्यक्ति भारत पर जूता फेंकवाता है, वही व्यक्ति जाकर भारत पर शरणागत होता है। देखिए, दोहरा नीति। अब इससे क्या होता है कि नेपाल और नेपाली बदनाम होता है। निंदनीय बात है। हमारा एक मित्र राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि आ रहा है, उसको मुझे स्वागत करना चाहिए था। जूता फेंकने वाला तो बाहुन नहीं था जी, जूता फेंकने वाला आदमी तो। देखिए, मैं बता दूं, चोरी करने से ज्यादा जो चोरी का माल खरीदने वाला बहुत खराब होता है। तो किसके निर्देशन पे किया? माओवादी के निर्देशन पे किया गया। उसी प्रकार चीन का भी सवाल उठता है, चीन को क्या करना चाहिए? देखिए, चीन का तो हम कोई भूमिका देखते नहीं है यहाँ पर। मेरे दृष्टिकोण कोई भूमिका हम देखते नहीं है। चीन को सिर्फ, जहां तक मुझे लगता है, उनको सिर्फ चिंता क्या है कि फ्री तिब्बत का नारा नहीं लगना चाहिए, ये नेपाल की भूमि से नहीं होनी चाहिए। उनका ध्यान इसी पर केंद्रित है। इसलिए वो चीन यहाँ पर आकर के कोई भूमिका निर्वाह करेगा, यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कुछ आकर के कठोर नीति अवलंबन करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये मेरा अपना विचार है। उनका सिर्फ एक ही चिंता है, क्योंकि अभी चीन एक द्रुत गति से बढ़ता हुआ एक विकासशील राष्ट्र है।
तो राष्ट्र की गरिमा अथवा जो राष्ट्र में एक छोटा सा कलंक बोलते हैं ना, दाग, वो जो तिब्बत के नाम पर है, तो वो चाहता है कि कम से कम नेपाल की भूमि से वहां से आवाज चीन विरोधी कोई तिब्बती लोग नारा ना लगाए। यही उनका मनसाय है, यही उन लोग चाहते हैं, बस इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। उनका इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बीच में एक सोच सुनने में आया है कि चीन कभी नहीं पसंद करेगा कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि शांति सेना यहाँ आ जाए, अफगानिस्तान की तरह, इराक की तरह विदेशी सेना यहाँ आ जाए, ये चीन नहीं पसंद करेगा। मुझे भी लगता नहीं पसंद करेगा, और भारत भी इसको पसंद नहीं करेगा। क्यों है? इस मामले में दोनों का विचार लगभग ऐसा सुनने में आया है कि लोग एक मत है, जबकि इस बीच में वो तीसरी ताकत जो है वो बहुत एक्टिव होना चाह रही है। जी। आपको क्या लगता है, ऐसी ही स्थिति रही तो आपको नहीं लगता है कि यूनाइटेड नेशन को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है? देखिए यही बात है यहाँ पर, इसी कारण से अब भारत और चीन को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं बारंबार देखता हूँ जब, क्योंकि ये एक सवाल से उठ रहा है कि जो शासक वर्ग है इस समय, कांग्रेस एमआरएस जो भारत से चिढ़ा हुआ है, ये सब मिलकर चाहता है कि अब तो भारत ने हमारा साथ नहीं दिया, तो अब इसको भी यहाँ नहीं आने देंगे, अब बुलाओ तीसरा, जैसे अनमीन को बुला लिया। हो सकता है ये चिढ़ी हुई शक्ति जो है नेपाली कांग्रेस के मान ले, या माओवादी भी, या बाद में ये मोहन वैद, इस सबको लगता हो कि यदि मैं नहीं तो तू भी नहीं, भारत ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन सका, तो भारत को भी यहाँ से हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, ये जो नीरवता जो आप देख रहे हैं, इसके भीतर जो एक ज्वाला है, वो धधकने के बाद तो ये तो मामूली ज्वाला तो है नहीं। उस वक्त क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन तो आएगा। इसलिए मैं भारत और चीन को निवेदन क्या करता हूं कि यहाँ की जो वस्तु स्थिति को देखते हुए आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से एक कम से कम यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो जिसके बागडोर हमारे बाहुनवादियों के हाथ में, उनको कम से कम सचेत कराएं, आगामी दिन में आने वाले अनिष्टकारी संकेत को रोकने का प्रयास करें। अब आखिर में ये मान लीजिए, क्योंकि ये जो शासक वर्ग है अभी का प्रेजेंट, ये किसी समय कुछ भी कर सकता है, हताश में आके। यस, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होगा कि मान लीजिए ये होगा, इन लोग पुलिस प्रशासन इन लोगों के पास में, सेना इन लोगों के पास में, एक कत्लेआम हो जाए। अब कत्लेआम होने पर अब दूसरा वर्ग भी उठेगा, तो विशाल ये तो मैं कहता हूँ कि ये जो रुवांडा का जो केस है ना, रुवांडा केस तो इसके सामने नगण्य होगा। मैं जो देख रहा हूँ, ये आपको मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि अभी भी इस मामले में यहाँ पर मैं देखता हूं भारत और चीन की भूमिका है इसको रोकने में, क्योंकि छिमेकी होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, कम से कम इसको हस्तक्षेप नहीं कहा जाएगा, तुम लोग सुधरो, अब तुरंत सबके बारे में सोचो। यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है, पहचान सहित का प्रदेश के बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बड़ा इशू मत बनाओ। अरुणाचल है, नागालैंड। मैं भारत के बारे में बताता हूँ आपको, भारत 3 प्रकार से आपको क्या बोलते प्रांत का विभाजन हुआ है। भाषा एक हुआ आपको भाषा के मामले में, एक ऐतिहासिक, और एक है भौगोलिक। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भौगोलिक आधार पर हुआ, और आपको बंगाल, ये नागालैंड, मिजोरम, आसाम, मणिपुर, ये आपको लिंग्विस्टिक में हुआ। देखिए कोई वहां झगड़ा है क्या? कोई जगह। इसके बाद आप देख लीजिए ऐतिहासिक गोरखालैंड चल रहा, हो सकता है राजस्थान, बिहार। बिहार क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर 2 बहुत बड़ा संस्कृति था, भोजपुर और मैथिली। अब भाई भोजपुर को दे, मैथिली नाराज, मिथिला दे, भोजपुर नाराज। क्या किया? बौद्ध गया में, जहां पर क्या बोलते बुद्ध भगवान ने बौद्धित्व प्राप्त किया था, बौद्ध बिहार थे, तो भाई बिहार का नाम रखा, साझा नाम हो गया। तो जहां पर साझा नाम बनाने की आवश्यकता थी, वहां पर नाम बनाया गया, वहां तो कोई बड़ा बात नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं, बिहार में 10 से 15% मुसलमान है। अब्दुल गफूर 2 बार मुख्यमंत्री बना, क्या बिगड़ गया वहां पर? यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग इतना बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि तामसालिंग हो जाने पर मार एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए अब्दुल राव अंतुले, मुसलमान कितना है महाराष्ट्र में, वहां पर देखिए 2 बार मुख्यमंत्री बना प्लस केंद्रीय मंत्री बना, क्या बिगड़ गया? तो ये सब अभी भी तो केंद्र में 1 से 1 मंत्री लोग खुश। ये सब चीज के बारे में भारत को कम से कम यहाँ के जो पुरानी यथास्थिति मानसिकता से जो ग्रस्त जो नेताओं को कम से कम ये संदेश देना चाहिए, अब इस चीज को मान लो। हालांकि देखिए कुछ नहीं है, संविधान तैयार है, खाली इस चीज में सहमति हो जाती, हो गया, सारा टेम्परेचर डाउन।
अब यहां तो जनजाति आदि, उसमें क्या है, तुम हमारा नाम भी सुनना नहीं चाहते हो। हम लोग इतने दिन तक तुम्हारे अंधभक्त बने रहे, हमने तुम पर विश्वास किया। जब हमारे पहचान की बात है, अधिकार की बात नहीं, राज्य बहुजातीय है, लेकिन मेरी ऐतिहासिक पहचान के बारे में तुम यदि इस तरह से हमसे विद्वेष और घृणा करते हो तो हम तुमको क्यों बाकी रखेंगे। इस तरह की भावना भी व्याप्त है। अब एक बात बताइए, इन दिनों आए दिन खबरें आया करती थी, आजकल तो थोड़ा कम हुआ है, कि एसएसबी के जवान लोग नेपालियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आए दिन खबरें आया करती थी। क्या लगता है आपको ये कि एसएसबी के जवान आने की ज़रूरत थी यहाँ पर? क्यों आना पड़ा एसएसबी के जवान को? भारत को क्यों भर्ती करना पड़ा? मुझे क्या लगता है, शायद 10 वर्ष जनयुद्ध से पहले एसएसबी के यहाँ पर शायद पोस्टिंग नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। पुलिस थाना भी नहीं था। जब जनयुद्ध शुरू होने के पश्चात शायद भारत सरकार ने एसएसबी रखने का निर्णय लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका कारण मुझे मुख्य रूप से क्या लगता है, जब यहाँ पर कत्लेआम शुरू हुआ, जन आंदोलन में लोग बहुत, क्या बोलते हैं, जन हत्या जब होना शुरू हुआ, वहां से हथियार का जो भारत से जो हथियार आने लगे, वो अवैध हथियार आने लगे, तो उस कारण से मुझे लगता है कि माओवादी को, खास करके माओवादी के कारण से लगता है मुझे एसएसबी को वहां पर डिप्यूट करना पड़ा। ये मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज को पुष्टि क्या करता है, कैसे होता है, अब ये जो जनयुद्ध जो चरम सीमा पर पहुंचा, अब ये जो विश्वव्यापी रूप में जो माओवादी जो जनयुद्ध की सफलता की जो गाथाएं गाने लगी, इससे भारतीय माओवादी को मनोबल बढ़ा। तो आज मैं क्या देखता हूं कि ये जो सीख लेकर के भारत के माओवादी एक राष्ट्रीय थ्रेट है वहां पर। एक मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था भारत का, लगभग 10 लाख एक्स्ट्रा सेना चाहिए सिर्फ माओवादी के लिए। इसका सारा श्रेय मुझे लगता है माओवादी को जाना चाहिए, क्योंकि माओवादी जनयुद्ध के पश्चात ही नेपाल के माओवादी जो थे, उन्हीं के कारण एसएसबी का वहां पर डिप्यूट हुआ। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं, मित्र राष्ट्र होने के नाते, एक छोटा भाई होने के नाते, एक हितैषी होने के नाते, कम से कम मैंने फिर कहा, जैसे कूटनीतिक जो नियोग के व्यक्तियों को भी जिससे स्कूलिंग होती है, उस तरीके से एसएसबी के जवानों को, जो एसएसबी के जवान तो सिर्फ यहाँ नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर में भी है, आपको पाकिस्तान बॉर्डर में भी है, लेकिन जो यहाँ पर इस बॉर्डर में आते हैं, कम से कम उन लोगों को कुछ वर्कशॉप होना चाहिए, उन लोगों को कम से कम स्कूलिंग होना चाहिए कि हमारा मित्र राष्ट्र है, इससे इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कम से कम वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ के भाषा के बारे में इस तरह जानकारी होने वाले कम से कम ऑफिसर्स की नियुक्ति होने पर पुनः यहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि भारत को जबरन करना पड़ रहा है, इतना खर्चा सड़क बनवाना पड़ रहा है, अब सड़क बनते जा रहा है? नहीं, बात फिर नहीं समझे। अब तो क्या है कि गुरु तो आखिर में यही का माओवादी है। मतलब गुरु तो, हालांकि चारू मुजमदार के टाइम से आपको नक्सलपंथी आंदोलन शुरू हुआ, माओवादी आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, लेकिन इसको इस सेक्टर में कम से कम इसको ऊंचाई पर पहुंचाने का के नेपाल के माओवादी ने किया। ठीक, यदि आप एसएसबी नहीं लगाते हैं तो वहां पर माओवादी वारदात करके नेपाल भी आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल में तो उन लोगों की सत्ता है। तो मूल कारण मैं क्या देखता हूं कि एसएसबी रहने का कारण माओवादी है, उनको ये खर्चा करना पड़ रहा है। नहीं तो जी, क्योंकि वहां से फिर उन्हें यहाँ चले आएंगे ना, झारखंड के इधर चले आएंगे, अभी इनकी सरकार इनको शेल्टर देगी। तो मुझे मेरा व्यक्तिगत ही मानना है ऐसा। गोया कि आपको लगता है कि अभी भी भारत सरकार को यहाँ के माओवादियों से या शासक वर्ग से सचेत रहने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, सचेत तो होना पड़ेगा।